दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप और हम सब ने घर में अपने परिवार के साथ बैठकर एक सीरियल देखा होगा जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं आपको 2012 का एक वीडियो दिखा रहा हूं इस वक्त आपके स्क्रीन पर। 2012 जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा महंगाई के ऊपर जो है सीरियल कर रहा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यंग और हास्य के जरिए रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में, उसे वो कन्वे किया करते थे, उसे वो बयां किया करते थे। और आप देख सकते हैं 2012 में महंगाई का ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि महंगाई किस तरह से बढ़ गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, महंगाई खत्म हो गई? पेट्रोल के दाम का क्या हुआ बताइए? पेट्रोल के दाम 120 के पार कर गए कई जगहों पर। महंगाई तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। बेरोजगारी, अरे भाई, बेरोजगारी को लेकर तो यह हाल है कि देश के अंदर जो 90 करोड़ लोग हैं जो नौकरी की तलाश किया करते हैं, नौकरी की तलाश करने वाले लोगों में 6% की गिरावट आ गई है। औरतें जो नौकरी की तलाश करती हैं उनमें 2.1 करोड़ की गिरावट आ गई है। क्यों? इसलिए नहीं कि नौकरी मिल रही है, इसलिए क्योंकि नौकरी को लेकर हालत इतनी खराब है कि अब वो नौकरी ढूंढने ही नहीं जा रहे हैं। समस्याएं वहीं मुंह बाए खड़ी हुई हैं। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2014 के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल ने कभी भी ऐसे मुद्दों का जिक्र किया? मैं जानता हूं जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो तमाम स्टार्स थे, तमाम एक्टर्स थे, उन्हें मैंने बनारस में देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए। मगर सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब क्या आप इस तरह की बेईमानी करेंगे कि आपने मुद्दों को उठाना ही बंद कर दिया, बेशक हास्य और व्यंग के जरिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजकल कौन से सीरियल्स हैं, कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो सामाजिक समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं? आपके स्क्रीन पर अनुपम खेर 2012 में ट्विटर पर एक जोक कर रहे थे, एक चुटकुला उन्होंने पेश किया था। वो चुटकुला क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए साहब, 2012 का उनको ट्वीट है। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम लेट क्यों हो? मेरे ड्राइवर ने मुझसे कहा, सर मैं साइकिल से आया। अनुपम खेर अपने ड्राइवर से, तुम साइकिल में क्यों आए? तो उन्होंने कहा, सर मैंने मोटरसाइकिल को घर पर रख दिया है शो पीस के तौर पर। क्यों? क्योंकि उस वक्त पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे 2012 में। तब अनुपम खेर इस तरह के चुटकुले किया करते थे महंगाई के ऊपर। आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में मंच पर बैठे हुए थे ये, और उसका इनाम भी मिला। उनकी पत्नी आज की तारीख में सांसद हैं। हां, वो भी खुलकर इस सरकार की चाटुकारिता करते हैं। उनकी जिंदगी में कोई असर नहीं हुआ, मगर आज भी वो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं महंगाई की, पेट्रोल के दाम की। अब अनुपम खेर बढ़े हुए पेट्रोल के दामों पर कोई चुटकुला नहीं मारते हैं। उल्टा जो लोग साइकिल में जा रहे हैं, जो लोग पैदल जा रहे हैं, उनके ऊपर यह चुटकुला वो जरूर जारी करते हैं, जो अब मैं आपको दिखाने वाला हूं। साइकिलिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के लिए बेहद हानिकारक है। यह हास्यास्पद लगता है परंतु सत्य है, कटु सत्य। एक साइकिलिंग चलाने वाला देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो लोन नहीं लेता, वो गाड़ी का बीमा नहीं करवाता, वो तेल नहीं खरीदता, वो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाता, वो पैसे देकर गाड़ी पार्क भी नहीं करवाता, और तो और वो मोटा भी नहीं होता। जी हाँ, ये सत्य है कि स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो दवाइयाँ नहीं खरीदता, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं देता। इसके विपरीत फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती है। 10 हृदय चिकित्सक, 10 दंत चिकित्सक, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग किस्म के लोग। पर पैदल चलने वाला इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला तो साइकिल भी नहीं खरीदता। जय हो। मैं मानता हूं अनुपम खेर ने जो इसमें कहा वो व्यंग था, मजाक था। मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, मैं मुद्दा कुछ और कह रहा हूं। अब जो व्यंग का निशाना है वो कुछ और हो गया है।
यहां पर वो व्यवस्था पर सवाल नहीं कर रहे हैं, यहां पर मजाक बन रहा है साइकिल वाले पर और पैदल चलने वाले पर। मजाक सरकार का नहीं उड़ाया जा रहा है, और यह हमने हर जगह देखा है। अक्षय कुमार, कौन अक्षय कुमार? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और क्या बोलते हैं? मोदी जी, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? देखिए साहब, 2012-11 के इनके ट्वीट्स। सबसे पहला ट्वीट 2012 का है, 15/7/2012। जब मैंने 62 रुपए ट्रेंड होते हुए देखा, तब मुझे लगा या तो पेट्रोल के दाम कम हो गए या कोई नया घोटाला 62 करोड़ का सामने आ गया। इस तरह से बात करते थे घोटालों की और पेट्रोल के कम दामों की या बढ़े हुए दामों की। फिर देखिए दोस्तों, अब वक्त आ गया कि आप और हम अपनी बाइसाइकिल्स को साफ करें और उन्हें सड़कों पर उतारें, क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। फिर मैं अपने घर नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि पेट्रोल के पंप्स के सामने लंबी लंबी लाइनें हैं। स्मृति ईरानी आपके स्क्रीन पर, लेडीज एंड जेंटलमैन, किस तरह से बैठ जाती थी सिलेंडर के साथ। आज सरकार में मंत्री हैं, सरकार के अंदर अपने घर में अपने दफ्तर में आराम से बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुद्दों की बात किया करते थे। अब इसका दोष मढ़ते हैं पिछली सरकारों पर कि पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़े हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने गलतियां की थी। कुछ और चेहरों से आपका परिचय मैं कराना चाहता हूं। अमिताभ बच्चन, पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़ गए। पंप के अटेंडेंट ने कहा, सर कितने का डालूं? मुंबईकर ने कहा, भाई 2 से 4 रुपए का डाल दे, और वो भी मेरी कार के ऊपर, ताकि मैं उसे जला दूं। अच्छा जोक था अमिताभ बच्चन जी, मगर जो जुनून, जो जज्बा आप में 70 और 80 के दशक में दिखाई देता था, वो पूरी तरह से नदारद है, पूरी तरह से नदारद है। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक जमाने में कांग्रेस के करीबी रहे। राजीव गांधी इनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नतीजा यह है कि 84 में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़े और इलाहाबाद से सांसद भी बने। मगर इनके जो सुपरस्टार होने का दौर है ना, वो 70 और 80 का दौर था, और इन तमाम फिल्मों में वो एंग्री यंग मैन का किरदार निभाते थे। वो व्यक्ति जो व्यवस्था का विरोध करता है, और वो भी उस वक्त जब इमरजेंसी चल रही थी, आपातकाल चल रहा था। अमिताभ ने इन किरदारों को बखूबी निभाया। कौन सी फिल्मों में? चाहे जंजीर आई हो, दीवार, त्रिशूल, इन तमाम फिल्मों में देख सकते हैं, काला पत्थर, इन तमाम फिल्मों में लावारिस वो व्यवस्था का विरोध करते हुए एक नायक के तौर पर उभरे थे। बावजूद इसके कि उस वक्त सत्ता में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त वो इस बात से डरे नहीं थे कि भाई मेरे दोस्त कांग्रेस के अंदर हैं तो मुझे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। उस वक्त की जो अभिनेता थे वो सामाजिक मुद्दों को उठाते थे अपने फिल्मों के जरिए। आज सत्ता के डर से ये तमाम चीजें बंद हो गई हैं। आज कौन सी फिल्में बनाई जाती हैं? ऐसी फिल्में बनाई जाती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मदद मिले, वैसी फिल्में बनाई जाती हैं। श्री रविशंकर को देखिए साहब, इन्होंने क्या वादा किया था आपके स्क्रीन पर? अगर मोदी जी सत्ता में आ गए तो डॉलर की कीमत 40 रुपए हो जाएगी। अब कहां है श्री रविशंकर, हम जानते ही नहीं। खैर अच्छी बात है, आजकल वो मोदी जी पे नहीं बोलते हैं, और जिस चीज पर उन्हें बोलना चाहिए उसी पर बोलते हैं, और बोलते रहना चाहिए। मगर 2014 से पहले ना इन सब लोगों की जुबानें खुली हुई थी, तमाम मुद्दों की बात किया करते थे, और इनको इस बात का डर बिल्कुल नहीं था कि सरकार इन पर दबाव डालेगी, इन पर इनकम टैक्स की रेड मारी जाएंगी। आज की तारीख में इनकम टैक्स की रेड भी उन्हीं लोगों पर मारी जाती है, परेशान उन्हीं को किया जाता है जो व्यवस्था से सवाल करते हैं। ढेरों मिसाल आपके सामने हैं। स्वरा भास्कर हैं, अनुराग कश्यप हैं, तापसी पन्नू हैं, क्योंकि ये लोग मुद्दे उठाते हैं। दीपिका पादुकोण को लगातार टारगेट किया जाता है, लगातार टारगेट किया जाता है। कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि खामोश रहने में ही समझदारी है, और यही वजह है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बढ़े हुए पेट्रोल के दाम, बेरोजगारी या महंगाई पर कभी कोई चुटकुला नहीं मारता। यही वजह है कि अनुपम खेर भी अब चुटकुला मारते भी हैं तो निशाने पर आराम इंसान होता है, सरकार कभी नहीं होती है। मगर वो तो कर भी नहीं सकते हैं, सरकार के एहसान तले इस कदर दबे हुए हैं कि क्या कहना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।